नमस्कार दोस्तों। जब देश के प्रधानमंत्री की आदत बार बार झूठ बोलना हो तो उनके समर्थकों द्वारा दंगा करना आम बात हो जाती है। दम तोड़ते लोकतंत्र में जब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों दंगा समर्थकों के साथ खड़ी हो तो एक रास्ता हो सकता था लोकतंत्र के मुंह में हवा भरकर उसे सांस देने का, पत्रकारिता, इंग्लिश में जर्नलिज्म। लेकिन भारत में जर्नलिज्म पहले ही मर चुका है। अब तो सिर्फ प्रधानमंत्री के एडवर्टाइजिंग चैनल है जो लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से विपक्ष को लगातार ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। थोड़ी बहुत जो हिम्मत करके पत्रकारिता करते हैं उन पर क्रिमिनल केस लगा दिए जाते हैं। मसलन कल को हो सकता है कि कोई पत्रकार किसानों की समस्या को लिख दे या टीवी पर दिखा दे तो उस पर देशद्रोह का आरोप लग सकता है। यह सरकार एडवर्टाइजिंग तो कर रही है लेकिन खाना लोगों तक नहीं पहुंचा रही है, तो इसे रिपोर्ट करने पर पत्रकार को क्रिमिनल केस में फंसा दिया जाए। और आप क्या करेंगे जब कोई आपकी समस्या टीवी या अखबार में नहीं दिखाएगा? हो सकता है आप कोशिश करें खुद ही मोबाइल उठाकर पत्रकार बनने की और अपनी समस्या बताने लगे। कोई देखे ना देखे, हल हो ना हो, लेकिन एक तसल्ली तो रहेगी कि आपने कोशिश की थी, आप चुप नहीं रहे थे, आप डरे नहीं थे, जैसे भगत सिंह ने की थी। उस वक्त भले ही आज़ादी नहीं मिली थी लेकिन उन्हें मरने तक अपनी की हुई कोशिश पर सुकून और खुशी थी। हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर में बड़ी ही बेशर्मी से फिर से झूठ बोला है। 23 साल के फैजान की मौत का कारण सबने देखा था। दिल्ली के पोग्राम के वक्त कई वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें से एक वीडियो थी कि कुछ पुलिस के जवान 3-4 लड़कों को मुंह पे डंडा मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप नेशनल एंथम गाएं। जहां उन्हें इलाज की ज़रूरत थी उस वक्त उनसे नेशनल एंथम गवाकर उनकी राष्ट्रभक्ति चेक की जा रही थी। दिल्ली पुलिस के उन जवानों को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये नीच हरकत इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। इन सब के बाद उनमें से एक फैज़ान की मौत हो जाती है। इस पर दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली पुलिस करती है एक और घटिया हरकत। दिल्ली के भजनपुरा स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर करती है जिसमें वायरल वीडियो में फैज़ान पर पुलिस द्वारा किए गए हमले का कोई जिक्र नहीं होता है। वो एक नई कहानी बताती है जिसके मुताबिक फैज़ान जीटीबी हॉस्पिटल से भाग जाता है और लोकनायक हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा रहा होता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। जबकि इस केस के आई विटनेस और उन लड़कों में से एक ने बताया कि दिल्ली पुलिस हमले के बाद उन्हें गाड़ी में भरकर जीटीबी हॉस्पिटल ले जाती है। वहां फर्स्ट एड के बाद उन्हें ज्योति नगर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। फैज़ान की मां ने बताया कि वो 3 बार ज्योति नगर पुलिस स्टेशन जाती है अपने बेटे को छुड़वाने। 24 की रात को और 25 की सुबह दोनों ही टाइम उनके साथ वहां पर बुरा व्यवहार होता है और उन्हें भगा दिया जाता है। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गई तो आपको भी लॉकअप में डाल दिया जाएगा। फिर 25 की रात को फैज़ान और उसके साथ पकड़े लड़कों को छोड़ दिया जाता है। उसकी माँ बताती है कि छोड़ने से पहले पुलिस ने उसके बेटे को इतनी बार मारा था कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। पुलिस वालों ने उसके मुंह में अंदर तक डंडा डाला था जिससे कि वो कुछ खा पी नहीं रहा था और मेरे बेटे की उंगलियां सूजी और टूटी हुई थी। अगली सुबह जब उसे लोकनायक हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ उसकी मौत हो गई और 3 दिन तक बेटे की लाश उनको नहीं दी जाती है। ना ही जीटीबी हॉस्पिटल से मिली मेडिकल सर्टिफिकेट की रिपोर्ट मिलती है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें अब तक दी गई है। अब पुलिस फैज़ान की माँ को बार बार बुलाकर कह रही है कि माता जी, जो हो गया उसे भूल जाइए, कुछ पैसे ले देकर मामला सेटल कर लीजिए। जबकि 24 की रात को और 25 की सुबह जब वो अपने बेटे को छुड़वाने जाती है तो उन्हें वहाँ से डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। 25 की रात को स्टेशन का एसएचओ पड़ोसियों को फ़ोन करके बताता है कि फैज़ान की मां को बोले कि वो आकर अपने बच्चों को ले जाए। जब फैज़ान उल्टी करने लगता है, होना तो ये चाहिए था कि उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था, जबकि यहाँ पर उसे स्टेशन से छोड़ दिया जाता है कि अब अपना अपना देख लो, हमारी तरफ से मार पीट करके हो गया है। और साथ ही पुलिस दूर से वीडियो बनाने वाले को भी दंगाई साबित करने में लगी है, उसे डरा धमका रही है बार बार। फैज़ान की मां का कहना है कि अगर पुलिस पहली बार में ही अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने देती तो उसे कैसे भी बचा लेती थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं जाने दिया और जब वो मरने लगा तो उसे स्टेशन से छोड़ दिया गया था। अब दूसरा केस देखते हैं। डीएस बिंद्रा एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट है और इन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया था सीए प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को लंगर खिलाने के लिए, जबकि पुलिस ने उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया है। और इसके अलावा भी कई लोगों पर जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने पर देशद्रोह का मुकदमा झेलना पड़ रहा है। जबकि देवेंद्र सिंह जो कि डीएसपी है और सीबीआई में भी काम किया है, ये हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को बॉर्डर पार करवाते हुए पकड़े गए थे। उनके साथ हथियार थे और आतंकी भी उनके गाड़ी में थे। साथ ही ये भी डाउट है कि देवेंद्र सिंह ने ही पुलवामा अटैक के दौरान 200 किलो की जो RDX वाली गाड़ी थी उसे इतने अंदर तक आने में मदद की थी।
लेकिन उस पर अभी तक देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तक फाइल नहीं की है। तो क्या इंडिया में अब नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकार की नीति के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो जाता है, जबकि आतंकियों का साथ देने पर और आतंकियों जैसी हरकत करने पर 20-25 हज़ार रुपए देके बेल मिल जाती है। अब एक ये केस देखिए सुप्रिया शर्मा का। ये scroll.in की रिपोर्टर है। इन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डोमरी गांव से रिपोर्ट की थी। ये गांव प्रधानमंत्री के द्वारा गोद लिया गया गांव है। रिपोर्ट में इन्होंने गांव के लोगों से बात करके लिखा था कि लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर लोगों तक खाना नहीं पहुंचा था। कुछ लोग एक वक्त तक भूखे भी सोए थे और कईयों को बाहर जाके काम ढूंढना पड़ा था और नहीं मिला था। लोगों को सरवाइव करने में खासी परेशानी हुई थी, जैसे कि पूरे भारत में हुई थी। इस रिपोर्ट को मैंने पूरा पढ़ा। मुझे इस रिपोर्ट में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जिसमें वो परेशान लोगों का मजाक उड़ा रही है या उन्हें जातिगत तौर पर बुरा भला कह रही है। लेकिन यूपी पुलिस को दर्ज की गई एक एफआईआर के मुताबिक रिपोर्ट में माला नाम की महिला की गरीबी और जाति का मजाक उड़ाया गया है। तो हो सकता है कि माला को ये रिपोर्ट पढ़कर बुरा लगा होगा कि उनका जिक्र इसमें किया गया है। जब वो परेशान थी लॉकडाउन के दौरान, तो उनकी परेशानी को इस रिपोर्ट में डालकर पूरी दुनिया को दिखाया गया है कि वो गरीब है। हो सकता है उन्हें इससे परेशानी हो, लेकिन माला पढ़ी लिखी नहीं है, तो इंग्लिश में छपी इस रिपोर्ट को उनके सामने किसने समझाया कि इसके अंदर उनकी जाति का या उनके गरीबी का मजाक उड़ाया गया है? ये बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये एक और कोशिश है यूपी सरकार के द्वारा पत्रकारों की आवाज़ दबाने के। वैसे तो ज़्यादा कुछ बचे नहीं हैं, थोड़े बहुत जो पत्रकार इंडिया में बचे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार की एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है, उनको परेशान करने की कोशिश है। और मुझे नहीं लगता कहीं भी यूपी की पुलिस या माला या फिर यूपी की सरकार सुप्रिया शर्मा पर लगी इन धाराओं को प्रूव कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो उन्हें परेशान करके रख देंगे। सुप्रिया शर्मा की रिपोर्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इसे खुद ज़रूर पढ़ें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे काम को सपोर्ट करें। धन्यवाद। पैसे और पावर दोनों नंगे होकर नाच रहे हैं और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये क्या डेमोक्रेसी के साथ मजाक नहीं है ये?